हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ओके। और अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हम जैसे यूज़ करते हैं क्या, वाटर लेते हैं, शुगर ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो, तो क्या होता है वहाँ से सॉल्यूशन बन जाता है। वो सारा हमारा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पहला चीज है सॉल्युबिलिटी, ओके। सॉलिड इन लिक्विड, एक सॉलिड का सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्सप्रेस ऐसे करेंगे क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram that is dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a particular टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या चीज हुआ, एक गिवन टेम्परेचर में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ क्या लिक्विड लेंगे, कितना 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में हम एक सॉल्यूट लेके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास से भी, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम कोई एक गिवन अमाउंट ऑफ क्या सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं और ऐड करते जाते हैं ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है, उसके बाद कोई भी कितना भी सॉल्यूट ऐड करो वो और डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। उस जो फाइनल जितना हम मैक्सिमम क्या डिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्युबल हो सकता है उस क्या गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए, उसको हम बोलते हैं सुपर, वो होता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। और जो मैक्सिमम सॉल्युबल हो गया उससे जो सॉल्यूशन बना उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आए समझ में। सपोज हमारे पास क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर है और यहाँ पे हमने मान लो क्या किया है, कुछ शुगर ऐड करते जा रहे हैं और मैक्सिमम 45 ग्राम ऑफ शुगर जो है वो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम इतना ऐड हो गया, ठीक है। तो यही है क्या हमारा इस वाटर में ये शुगर का जो सॉल्युबिलिटी है वो है 45 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये था सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या एक सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे लास्ट क्लास पढ़े थे, यहाँ पर भी सेम चीज है, क्या होगा, लाइक dissolves like, मतलब जितना भी पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिजॉल्व होंगे, वो डिजॉल्व होंगे हमारे पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब मेनली वाटर ही है, ओके। नेक्स्ट है जितना भी नॉन पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिजॉल्व होंगे, वो डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। ये सब है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट है, जैसे शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, दे आर नॉन पोलर सॉल्यूट बट दे डिजॉल्व इन वाटर। वो नॉन पोलर सॉल्यूट होने के बावजूद वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। वाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वो सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इससे उनका सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। ये है हमारा फर्स्ट चीज
नेक्स्ट चीज है लैटिस एनर्जी। अगर कोई भी सॉल्यूट का लैटिस एनर्जी का वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इन इट्स सॉल्यूशन। हम 1 मोल ऑफ सॉलिड ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो 1 मोल ऑफ सॉलिड से क्या होगा? आयन तो निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन एंड एनायन। वो दोनों तो सॉल्यूशन में रहेंगे, तो उनको सेपरेट रखने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो होता है लैटिस एनर्जी। ओके, अगर 2 आयन निकले हैं उस सब्सटेंस से और उसको सेपरेट रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उससे क्या होगा? उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब वो इजीली सॉल्युबल नहीं है, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए देने के लिए। ओके, लेकिन अगर ऐसा है क्या कि कोई हमारे जो आयन्स है उनको हम सेपरेट रखने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, उस केस में क्या होगा? वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड जो है वो डिक्रीज करता है इन लिक्विड, और अगर लैटिस एनर्जी कम रहा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी कम रहेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल में आता है पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब आते हैं। ठीक है, और जो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम है, इसमें आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, और क्या आता है यहाँ पे? लिथियम फ्लोराइड, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, हो गया ये हमारा लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या है? अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी होता है जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होके ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और अगर कोई सब्सटेंस मतलब जो सॉल्यूट है हमारा वो वाटर में डिजॉल्व होके कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में लेस सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वो ले सकते हैं हम, क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है KSP। KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पढ़े हुए हो 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ओके, KSP से क्या होता है? अगर किसी का किसी का मतलब कोई सॉल्ट का KSP का वैल्यू ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी भी जो है वाटर में वो ज्यादा रहता है। ठीक है, और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP का वैल्यू कम रहा तो उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल हम कंपेयर करेंगे किसको? मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच में। जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका KSP का वैल्यू ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। इससे क्या होगा? इससे मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा और जो बेरियम सल्फेट है वो क्या होगा? वो कम डिजॉल्व होगा। ठीक है, आया समझ में कि कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को वो अफेक्ट करता है। ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर नंबर 2, लिखो हेडिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में दो टाइप का चीज है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए उसको हीट देना पड़ता है, वो हीट नीड करता है, तो वो होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। पढ़े हुए हो थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में, ओके। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो और हीट इवॉल्व होता है उस रिएक्शन में, तो हम उससे बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इसके साथ क्या रिलेशन है? अगर कोई सॉल्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, जो अगर वाटर में डिजल्व हो रहा है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब अगर कोई सब्सटेंस है वाटर में डिजल्व होगा और इसके लिए हम उसको हीट दे रहे हैं, तभी जाके वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है अच्छे से, उस केस में क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट को इंक्रीज करेगा। मतलब उसे तो चाहिए हीट उस रिएक्शन के लिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन और इजीली प्रोसीड करेगा और स्मूथली रन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट होते हैं जिनका डिसोल्यूशन इन वाटर जो होता है वो एंडोथर्मिक कैटेगरी में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एटसेट्रा। ये सारे सॉल्ट और जब क्या होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन वाटर विल आल्सो इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे हमें क्या, जिससे रिएक्शन में से हीट इवॉल्व हो रहा है, तो हीट निकल रहा है, अगर हम उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन स्मूथली नहीं होगा, क्योंकि वहां से तो हीट निकल रहा है। इसका मतलब क्या? अगर टेम्परेचर हम कम रखेंगे तभी जाके वो रिएक्शन स्मूथली होगा, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर टेम्परेचर हीट निकल रहा है और हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में फेवरेबल होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में वो नहीं हो पाएगा, ओके। इससे क्या होगा? उस टाइप ऑफ सॉल्ट जो है, जो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस केस में क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आता है? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, सेरियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ये सब होते हैं, ओके। आए समझ में? लिख लो इसको। हो गया? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, कुछ सॉल्ट है, वो क्या करते हैं? उनका जो क्या विथ टेम्परेचर उनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट फॉर्मूला क्या है? Na2SO4.10H2O, या फिर हो गया हमारा CaCl2.6H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। ये सब के केस में क्या होता है? ये सारे जो सॉल्ट है, जब वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो
पहले फर्स्ट में कुछ रिएक्शन, कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, धीरे धीरे उनका प्रॉपर्टी वो चेंज कर लेते हैं। मतलब पहले में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, उनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद वो ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब अपना प्रॉपर्टी में चेंजेस लाते हैं। क्या चेंजेस लाते हैं, उस पॉइंट के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ दोज सॉल्ट्स इन वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, फिर एक पॉइंट के बाद वो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये चीज क्यों होता है, ये चीज इसलिए होता है कि पहले इन सॉल्ट के साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में एसोसिएटेड रहते हैं। जब तक वो है तब तक टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन जब वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है, वो सॉल्ट एनहाइड्रस बन जाता है। जब वो सॉल्ट एनहाइड्रस बन जाता है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी उनका सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करता, उल्टा क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, लिखो इसको, हो गया। तो अभी सॉल्युबिलिटी का हम एक ग्राफ बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ y एक्सिस में हम लेंगे सॉल्युबिलिटी, ब्रैकेट में लिखा है सॉल्युबिलिटी किसमें लेना है, इन ग्राम। ओके, इन ग्राम में क्या, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पढ़े थे स्टार्टिंग में, यही सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें लेंगे, इन केल्विन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ सॉल्ट्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप लोगों को ड्रॉ करना है, फिर सेकेंड सॉल्ट का ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये अगर 5-6 ग्राफ बना लिए तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, फिर हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा ग्राफ किस सॉल्ट का है। ओके, तो यहाँ पे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज जो कर रहा है, ये पहला एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड। ये लिख लेते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड, बना लो इसको, हो गया। नेक्स्ट ऐसा एक कॉर्प्स आता है, ये है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का, बनाओ, हो गया। नेक्स्ट नीचे से एक कॉर्ब आता है और वो आके NaNO3 को क्रॉस कर लेता है, ये है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है एक तो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, ये है सेरियम सल्फेट Ce2SO4 हो गया। नेक्स्ट यहां तक आया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, ये है Na2SO4.10H2 ग्लोबल सॉल्ट, यहाँ तक आया, ये है हमारा
ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। क्यों? अब उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया। अभी क्या बचा है? अभी बचा है Na2SO4। हो गया। नेक्स्ट, ये काफी सारे मतलब दो ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये किसका है? पहला जो है वो है CaCl2.6H2O। इस पॉइंट के पास वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, फिर चेंज शो करता है। अभी उसके पास है CaCl2.4H2O, ओके। फिर वहां पे और थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल लूज किया, फिर स्ट्रेट लाइन में आ गया। यह है CaCl2.2H2, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे सॉल्ट्स हैं जिसका क्या हम टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे वैरायटी का एक एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा क्या सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या है सॉलिड का इन लिक्विड, और उसका फैक्टर्स क्या क्या था वो पढ़े, ठीक है। और उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन, ओके। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।